अब आते हैं धर्मपाल पे। मैंने कहा महानतम शासक। क्यों महानतम शासक? विस्तारवादी नीतियां चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। साम्राज्य विस्तार किया जाएगा। एक साम्राज्य जो कि इतने से बंगाल वाले पार्ट में था, बिहार, ठीक है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से लगा करके कंबोज, तक्षशिला, है ना, राजस्थान, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र की बॉर्डर तक टच करता हुआ एक महान साम्राज्य की स्थापना की। किसने? धर्मपाल ने, ठीक है। धर्मपाल साम्राज्यवादी शासक था, सीधी सी बात है। और जब साम्राज्यवादी शासक, ठीक है, यदि उसी के समकक्ष कोई और दूसरा साम्राज्यवादी शासक होगा तो स्वाभाविक सी बात है ना, क्या होगा? संघर्ष होगा। तो यहाँ पर सिर्फ धर्मपाल अकेले नहीं थे जो साम्राज्यवादी थे, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव भी थे जो साम्राज्यवादी थे, और प्रतिहार राजा वत्सराज भी थे जो साम्राज्यवादी थे, ठीक है। प्रतिहार राजा वत्सराज भी थे जो साम्राज्यवादी थे। तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के मध्य एक संघर्ष शुरू हुआ जिसे हम त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं, ठीक है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है जो कि हम देखते हैं। क्या होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर धर्मपाल को एक उपाधि दी जाएगी। मैं आपको पहले उस उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। सर्वप्रथम राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्रुव से पराजित हुए और इसके पश्चात ध्रुव के संरक्षक इंद्रायुध को पराजित किया और चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें। संघर्ष चल रहा है कन्नौज को लेकर के, ठीक, कन्नौज को लेकर के संघर्ष, ठीक है। यहां पर कौन है? पाल वंश, ठीक है, एक सेकेंड, पाल वंश, और दूसरे साइड में कौन है? राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक कौन? ध्रुव। यहां पर क्या हुआ? ध्रुव ने धर्मपाल को हराया और वहां पर किसको बैठाया? इंद्रायुध को अपने संरक्षण में बैठाया। खुद नहीं बैठे, इंद्रायुध को बैठाया, खुद दक्कन वापस लौट गए। धर्मपाल जाते हैं तो वहां पर ध्रुव नहीं मिलेंगे, कौन मिलेंगे? इंद्रायुध। इंद्रायुध को हरा करके किसको बैठाएंगे? चक्रायुध को अपने संरक्षण में बैठा देंगे, ठीक है। तो यहां पर यदि देखें तो धर्मपाल के संरक्षण में कौन बैठते हैं? चक्रायुध। ध्रुव के संरक्षण में कौन बैठते हैं? इंद्रायुध। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। यहीं से त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत थी, ठीक है। उपाधियां थी उत्तरपथ स्वामिन, परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। उत्तरपथ स्वामिन क्यों थी? महाराजाधिराज क्यों थी? दोनों उपाधियों को हम देखते हैं। धर्मपालों को अनेक लेखों में परम सौगात भी कहा है, ठीक है। अब हम कुछ उपाधियों का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि ये उपाधियां बहुत सारे लोगों को दी गई थी। उत्तरपथ, यदि हम उत्तरपथ की बात करें तो इंडिया में जो उत्तरपथ शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? ताम्रलिप्ति एक प्राचीन बंदरगाह था, उस बंदरगाह से शुरू होता है जो बंगाल में था। आप यहाँ पे कहीं पे ताम्रलिप्ति नामक एक बंदरगाह था। ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से एक मार्ग जाता था जो एक व्यापारिक मार्ग था, जो दिल्ली होते हुए यहाँ पर कहीं पे तक्षशिला था, यहाँ तक जाता था। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था। उत्तरपथ, संपूर्ण उत्तरपथ के आसपास का क्षेत्र पे यदि आपका अधिकार है तो आपको क्या कहा जाएगा? उत्तरपथ स्वामी। ये उपाधि हर्षवर्धन को भी दी गई थी। दक्षिण पथ स्वामी कौन थे उनके समय? पुलकेशिन द्वितीय। उत्तरपथ स्वामी यहाँ पे इतना ही है। उत्तरपथ स्वामी के बाद यदि हम बात करें कि भाई उत्तरपथ स्वामी तो ठीक है, महाराजाधिराज उपाधि क्यों दी गई? तो क्या था, देखें तो गुप्त काल में, है ना, गुप्त काल में क्या चीज, एक नई चीज की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं सामंतवाद। भारत में सामंतवाद जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत गुप्त काल में हुई।
हर्षवर्धन के समय यह एक व्यवस्था बहुत प्रोमिनेंट बन गई। सामंत, छोटे छोटे क्षेत्रों पे उनका अधिकार होता था, ठीक है, उनकी अपनी सेनाएं होती थी। सामंत नंबर 1, सामंत नंबर 2, सामंत नंबर 3, है ना, ऐसे करके बहुत सारे, एक साम्राज्य में अनेक सामंत होते थे, है ना। मिलिट्री होती थी अपनी, एक क्षेत्र पे इनका बहुत अधिकार होता था। ये जो सामंत थे ये महाराजा की उपाधि धारण करने लगे कालांतर में। हर कोई अपने आप को क्या बोल रहा है यहाँ पर, महाराजा। तो इसी वजह से इससे थोड़ा सा अलग दिखने के लिए उस क्षेत्र का जो राजा होता था, ठीक है, ये छोटे छोटे सामंतों के ऊपर जो राजा होता था, ठीक है, वो राजा अपने आप को क्या बोलता था, महाराजा धिराज, है ना। यहां पे लिखता हूं मैं महाराजा धिराज, मतलब अनेक महाराजाओं के ऊपर एक और सर्वोच्च शक्ति। तो उत्तरपद स्वामिन महाराजा धिराज की उपाधि, है ना, गुप्त काल के जो राजा, महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको दी गई थी, है ना। कारण क्या रहा होगा आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो धर्मपाल को ये उपाधियां मिली, है ना। अपने पिता की तरह धर्मपाल भी क्या था, बौद्ध मत का अनुयायी था। और इंटरेस्टिंगली विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर स्थित है, भागलपुर बिहार में स्थित है। इस वंश की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। इसके अलावा सोमपुर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। सोमपुर इतना फेमस नहीं था, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय की वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी थी, जहां पे अध्ययन करने के लिए विदेशों से भी छात्र आते थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने करवाई थी, है ना। आपको मैं बताऊंगा, तब तक आप सोच के रखिए, है ना। क्लास के एंड में ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक आप सोचिए, ठीक है। उसकी देखभाल के लिए 200 गांव सौंप दिए, ठीक है, किसके लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक जो संत रक्षित थे, संत रक्षित इसी के शासनकाल में नालंदा के कुलपति बने, ठीक है। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तिब्बत से अनेक छात्र अध्ययन के लिए आते थे तथा प्रसिद्ध विद्वान दीपांकर, जिनको अतिश के नाम से भी जानते हैं, इसी विश्वविद्यालय से संबंधित थे। स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल ने करी, लेकिन अतिश आगे आने वाले समय में यहाँ के बहुत बड़े विद्वान होंगे। इनफैक्ट यदि देखा जाए तो अतिश यहाँ से तिब्बत जाते हैं, और आज हम तिब्बत में जो बुद्धिज़्म देखते हैं उनमें से एक स्कूल की स्थापना अतिश के एक शिष्य थे, मतलब ये जो अतिश है ना, जिनका दीपांकर भी नाम है, इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महान विद्वान थे, वो किससे जुड़े हुए थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। आप समझिए उस समय भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती थी जहाँ पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते थे। क्या आज भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताइए, ठीक है। सोचिए इस बात को कि उस समय हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ थीं। धर्मपाल के बाद यदि हम आगे बढ़ें तो फिर आते हैं देवपाल, और आप देखिए कि देवपाल के समय साम्राज्यवादी विस्तार किस हद तक पहुंच गया। हमने शुरुआत में जब मैप देखा था पाल वंश का तो बड़ा छोटा सा मैप था। धर्मपाल के समय और ज़्यादा विस्तार हुआ, देवपाल के समय और ज़्यादा विस्तार हुआ, और वो विस्तार किस हद तक पहुंच गया, किस चरम तक पहुंच गया, आप देखिए। तो धर्मपाल के बाद धर्मपाल के उत्तराधिकारी उनके जो पुत्र थे देवपाल बने। देवपाल ने भी अपने पिता की जो विस्तारवादी नीतियाँ थी उनको जारी रखा, और वर्तमान समय के जो नेपाल हैं और कामरूप, है ना, असम बोलते हैं अभी, पहले कामरूप बोलते थे, इसके पहले प्राग ज्योतिषपुर भी बोलते थे, उड़ीसा तक अपना साम्राज्यवादी विस्तार किया। हमने मैप अभी देखा कि साम्राज्य विस्तार को एक, है ना, चरम तक पहुंचा दिया किसने, देवपाल ने। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे वीरदेव को नालंदा का प्रमुख नियुक्त किया। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने 3 विद्वानों की चर्चा करी, एक का नाम है दीपांकर, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ आपको दिखेगा, एक का नाम है दीपांकर,
है ना, जिनको आतिश भी बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दीपांकर, ठीक है, एक वीरदेव का नाम हमने देखा। तो ये जो ऐसे प्रमुख जो इंपॉर्टेंट नाम होते हैं आपको पता होना चाहिए। दरबारी कवि कौन थे? वज्रदत्त थे, जिन्होंने लोकेश्वर शतक की रचना की, ठीक है, लोकेश्वर शतक की रचना की, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्या है, आप एक, है ना, किताबों वाला भी आपको एक सेक्शन आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख किताबें हैं, उनके रचयिता कौन है या लेखक कौन है। शासनकाल में अरबी व्यापारी भारत आया, ठीक है, और वो अरबी व्यापारी ने क्या किया, रुहमा साम्राज्य के नाम से इस साम्राज्य को संबोधित किया। उस अरबी व्यापारी का नाम क्या था? सुलेमान। ये रुहमा, रुहमा जो शब्द है ना, रुहमा शब्द का अर्थ होता है धर्म, मतलब धर्मपाल का साम्राज्य। इसी वजह से रुहमा साम्राज्य, है ना, रुहमा एक अरेबिक वर्ड है, उसका मतलब क्या हो गया? धर्म। तो अरबी यात्री जो सुलेमान था, अब क्वेश्चन क्या बनता है, आप वहाँ पे देखो, क्वेश्चन बनेगा सुलेमान कब आया था, किसके समय आया था? देवपाल के समय आया था। कब आया था? 9वीं सदी में आया था। 810 से 850 ईस्वी, मतलब 9वीं सदी। सुलेमान ने देवपाल को त्रिकोणीय संघर्ष में सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। इसका मतलब क्या है? हमने देखा साम्राज्य विस्तार से आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना, मैप मैंने आपको दिखाया था, अभी वापस से दिखाता हूँ। और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया।